नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नए वर्ष में जो भी अपेक्षित है, जो भी वांछित है, जो भी आपके लिए शुभ हो, सब आपके लिए हो। हमारी और हर्षवर्धन दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर राज है तो फिर हर्ष होना ही चाहिए। और इसके साथ में, लेकिन जब खबरों पर मैं आता हूं तो नए साल की शुरुआत वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर काफी चुनौतीपूर्ण है। और जब मैं आज आपसे मुखातिब हूं, हर्षवर्धन अभी थोड़ा ज्यादा उसमें, आपको जानते हैं कि वो डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, वो करेंगे। लेकिन जो वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई है, वहां के राष्ट्रपति को अपहरण, मतलब जैसे किया जाता है और गिरफ्तार करना वो दिखा रहे हैं। अब ये किस तरीके की कार्रवाई है, उनके मेयर जो ममदानी बने हैं वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन एक उन्होंने अमेरिकन माइंड दिखाई है। और क्या इसके मायने हैं? क्या विश्व किसी एक बड़े संकट की तरफ जा रहा है? लगातार हर बड़ा देश अपने आप को और मजबूत करने में, कंसोलिडेट करने में लगा हुआ है। तो इस पूरी कार्रवाई के क्या मायने, इसका क्या फर्क, क्या क्या असर पड़ेगा? और इसके साथ ही बात करेंगे कैसे बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में लेने पर अब बीसीसीआई जागी है, जब भारत में इसको लेकर विरोध हुआ। शब्दावली पर मत जाइए, वो इक्का दुक्का लोग, कुछ लोग कहते रहते, लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ था, इस पर पहले क्यों नहीं कदम उठाया गया था, इस पर बात होगी। और भी विषय हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं दो विषयों पर हम फोकस करेंगे। बाकी हर्षवर्धन, मुझे लगता है पहले वेनेजुएला चलना चाहिए। इस पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है, ये सिर्फ अमेरिका और दुनिया नहीं, मतलब भारत पर भी इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि सीधे सीधे ओवैसी ने चैलेंज कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कह रहे कि 56 इंच की छाती है तो आतंकवादियों को पकड़ कर लाइए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारा, दिखाकर मारा, लेकिन उसके बाद भी अब घर के अंदर यहाँ आवाजें उठ रही। लेकिन पहले वेनेजुएला पर बात कर लेते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर। और आपने शुरुआत की, ठीक कहा कि हैप्पी 2026 हो सबके लिए। लेकिन अच्छा नहीं है, शुरुआत जो चल रही वो अच्छी नहीं है। और कल जो अमेरिकन एयरफोर्सेस थी, उन्होंने अचानक, जिसको कहते हैं ना कि जल थल नभ सब से घेर लिया वेनेजुएला। पिछले एक सप्ताह से ट्रंप वार्निंग दे रहे थे। पिछले एक साल से, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने तब से संघर्ष चल रहा था। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में जो भी, जिसको कहा जाता है ना, ये तो आप कहते हैं कि भाई हम खोजेंगे, और दूसरा ये है कि हमने खोज लिया है। तो जो साइंटिफिकली प्रूवन ऑयल रिजर्व है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अगर किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास है। यहां से बात शुरू करें तो समझ में आएगा। दूसरा, एग्जैक्टली। वेनेजुएला में जो अभी निकोलस मादुरो हैं, ये निकोलस मादुरो अमेरिका के घनघोर विरोधी हैं। अभी जो नोबेल पीस प्राइज मिला, तो वो उनको तो नहीं मिला, ट्रंप को, खैर उनके कर्म भी ऐसे नहीं है, लेकिन उनकी ही एक बहुत समर्थक मानी जाने वाली वेनेजुएला की एक नेता है, उनको मिल गया। अब इसको अगर थोड़ा इतिहास के तौर पर देखें, मैं आगे जो कुछ उसका रिपरकशन है या जो कहें कि प्रभाव पड़ेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल अमेरिका की जो तानाशाही है, अमेरिका का जो विश्व एकाधिकार है, उसकी जड़ें वेनेजुएला में जाती। वेनेजुएला में जो 70 के दशक तक अमेरिकी कंपनियों का तेल का सबसे बड़ा रिफाइन करने का काम था। यानी जो यूएस रिफाइनरी कंपनीज थी, वो सबसे ज्यादा कारोबार करती। और जिसको एक समय में हम सुनते थे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, या जो भी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ऑयल रिजर्व मिले, जो किसी तरह से विश्व में कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, लेकिन ऑयल रिजर्व मिला और वो प्रभावी होते चले गए। उनकी सड़कें भी सोने की हो गई। लोग कहते हैं ना कि दुबई घूम के आओ, वहां तो सोना ही सोना, इस टाइप की बात करते हैं। हमारी सोने की चिड़िया जो भारत थी, वो अपने कारोबार, अपने एक तरह से कहें समाज, सब तरह से ये सिर्फ ऑयल रिजर्व पे था। अमेरिका ने उस ऑयल रिजर्व के साथ एक डील कर ली थी, आपका तेल लेकिन $100 में, जिसको कई बार लोग कहते हैं कि पेट्रो डॉलर जो वर्ल्ड पर पूरा एकदम डोमिनेट करता रहा। अब वो पेट्रो डॉलर धीरे धीरे खत्म होता दिखा। लेकिन अमेरिका को जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उनके दो बड़े संकट थे। एक तो उनके यहां जो इंडस्ट्री थी वो उनकी थी ही नहीं, अमेरिका कुछ बनाता नहीं। कुछ बनाता नहीं मतलब आप कहेंगे अरे एप्पल उन्हीं का, माइक्रोसॉफ्ट सब उन्हीं का है,
लेकिन वो कुछ नहीं बनाते हैं। प्रोडक्शन चाइना, सर्विस भारत, और प्रोडक्शन का भी बड़ा हिस्सा अब इधर आ रहा है। दुनिया के दूसरे देश उनके मुकाबले खड़े हैं। यूरोपीय यूनियन की ताकत घटती जा रही है और अब दुनिया के बहुत से देशों ने अपनी करेंसी में उसको शुरू कर दिया कारोबार। मादुरो के चीन से बड़े अच्छे रिश्ते थे और उसकी तस्वीरें आई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइनीज ऑफिशियल्स निकोलस मादुरो से जाकर मिले हैं, मिलकर उनको आश्वासन देकर आए हैं कि शी जिनपिंग आपके साथ खड़े हैं, और विद इन आवर्स, उस मीटिंग के घंटे भर के कुछ समय के भीतर ही अचानक वहां एयर स्ट्राइक होती है, वहां के रक्षा मंत्री का घर उड़ा दिया जाता है, वहां पूरी तरफ से सेना घेर लेती है और मादुरो को उठा लिया जाता है। चाइना उसके खिलाफ खड़ा, किम जोंग उन धमकी दे रहे हैं, क्यूबा धमकी दे रहा है, सारे जितने देश हैं छोटे बड़े सब वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि निकोलस मादुरो को ट्रंप ने उठवा लिया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये गुंडे बदमाश के तौर पर होता है, गैंग वॉर में होता है, लेकिन गैंग वॉर जैसा ही है, क्योंकि यहां भी वो गैंग वॉर उस ऑयल रिजर्व के लिए। अब वो कंपनियां जो अमेरिकी कंपनियां हैं, ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हमारा ही तो है ये सब। दरअसल वो वेनेजुएला पर अपना अधिकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारी कंपनियों ने वहां इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होता है जब आप किसी रिफाइनरी को लगाते हैं, ऑयल रिजर्व लगाते हैं, वो उन्होंने कहा कि हमारा देश है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट था वहां। अब ट्रंप की कोशिश यह है कि अंतरिम राष्ट्रपति बने, उसके हिसाब से वो अपनी चीजें करें, उनको अदालत में लाकर दोषी ठहराएं। वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो और जेडी वैंस बता रहे हैं। तो ओवरऑल कहें कि ट्रंप दुनिया को अपना वो माइट, वो शक्ति दिखाना चाहते हैं जो बीच में लगा कि कमजोर हो गया। रशिया यूक्रेन के मामले में कमजोर हो गया, जो चाइना से वो ट्रेड वॉर कर रहे थे उसमें कमजोर हो गया, भारत के ऊपर जो ट्रेड की टर्म डिक्टेट करना चाह रहे थे उसमें कमजोर हो गया। भारत ने भी उनकी नहीं सुनी। अब उनको लगता है क्या तरीका है, तो वो अपने उसी पुराने फॉर्मूले पर आ गया। लेकिन इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं जो आपने कहा, तो क्या इससे अलग अलग तरह की, जैसे हम लोगों को उम्मीद थी कि रशिया यूक्रेन वॉर रुक सकती, हालांकि अभी भी मैं कहूं कि मैं आश्वस्त हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, क्योंकि वहां उनको तेल चाहिए उनकी कंपनियों के लिए। यहां भी रशियन जो ऑयल है उसको रिफाइन करने में यूएस कंपनीज भी आए। जब इंडिया टुडे ग्रुप ने इंटरव्यू किया था पुतिन का, तो पुतिन ने कहा कि अमेरिकन कंपनियां हमसे लॉबी कर रही कि हमारा ख्याल रखिएगा जिस दिन सैंक्शन हटेंगे, यानी प्रतिबंध हटते ही अमेरिकी कंपनियां वहां स्टैब्लिश होंगी। और इसीलिए मैं बार बार भारतीय विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से बहुत दिनों से ये सलाह दे रहा हूं कि आप तुरंत प्रभाव से अपनी कंपनियों को वहां शिफ्ट कीजिए, जितना इस गैप का आप लाभ ले सके। मुझे लगता है वो कर भी रहे होंगे वो उस तरह से, और इसीलिए फिर से रिलायंस ने भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह का हमला जो बड़ा सवाल है, विश्व जो मंच हैं वो कहां हैं? यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका नहीं है, और बिना भारत के, बिना अफ्रीकी यूनियन के क्या ये भूमिका हो भी सकती है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा, क्या इस तरह से कोई भी किसी को संप्रभुता नहीं रह जाएगी, किसी देश की कोई सोवरेनिटी कोई नहीं रह जाएगी, कोई उठा लेगा? तो ये दो बड़े सवाल हैं। और क्या अब चाइना के मन में ताइवान को कब्जा करने का नहीं होगा? क्या जो 1922 में रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे जो इलाके थे ये तो सब यूएसएसआर का हिस्सा हो गए थे। 1991 तक थे भाई, 1991 तक थे, यही मैं कह रहा हूं, 1991। तो क्या पुतिन के मन में वो वाली इच्छा नहीं हुई? और ये सब चीजें हो रही हैं तो हम तो किसी दूसरे को कब्जाना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारा था, लेकिन हमें ठीक है, हम जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, क्या भारत उसको नहीं लेगा? अब ऐसे ढेर सारे सवाल हो गए। और जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें क्या कोई भी मीडिएटरशिप की रोल में रह नहीं जाएगा? मुझे लगता है 2026 की शुरुआत में दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। नहीं, देखिए, हर्षवर्धन ने जो प्रश्न, मैंने इसलिए कहा था कि इसका जो डीप डाइव एनालिसिस जो है हर्षवर्धन जिस तरीके से कर सकते हैं, उसके जो आर्थिक कारण है उसकी तरफ भी उन्होंने बात की। और देखिए, ये जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं उसमें जब अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करते हैं तो महानता उनकी दरअसल कब्जाई हुई होती है दूसरे के संसाधनों पर, दूसरे के रिसोर्सेज पर। ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने इस तरीके से अपदस्थ किया। 1989 में याद करिए, हर्षवर्धन पनामा में उन्होंने किया, और इसी तरीके से इराक में उन्होंने 2003 में किया, और वहां पर भी क्या था इराक में, वो भी तेल का मामला था, वहां भी ऊर्जा का मामला था, वो भी ताकत की बात थी। तो कुल मिला के जो अमेरिका के हितों में हो वो ठीक है। और ये यूरोपीय यूनियन जिसकी आप बात कर रहे हैं,
मैं अभी यूरोप में था, तो वो रशिया और भारत के संबंधों को लेकर बड़े चिंतित थे। उनको लगता था यूक्रेन पे जो रशिया का एग्रेशन है, ऐसे समय में भारत को रशिया के साथ में व्यापार नहीं करना चाहिए, उनका तेल नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब मैं उनसे पलट कर सवाल पूछता था कि भाई ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये इतनी सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर है, चाहे मैं म्यूनिक की बात करूं, चाहे फ्रैंकफर्ट की बात करूं, चाहे एस्टोनिया की बात करूं, सब जगह तो ये गैस कहां से आ रही है? ये जो हम कमरे में बैठे हुए, ये गर्मी कहां से आ रही है? जब मैं सवाल पूछता था तो उसके गोल मोल तोल मोल जवाब शुरू हो जाते थे। वो सब रशिया से आता है, आपको पता है। यूरोप जी जो अपनी उष्मा बना के रखता है, वो बना के रखता है। यहां जो प्रश्न जो मूल खड़ा हो रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत कह दिया कि वेनेजुएला को तानाशाह से मुक्ति मिली। तमाम जो यूरोपीय यूनियन के देश है वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जरा इस इकोसिस्टम को समझिए, और भारत में बैठे हुए उन लोगों को भी समझिए कि इस मुद्दे पर वो कितनी मुखरता और प्रखरता से बात कर पा रहे हैं। क्यूबा के लोग वहां पर रखवाली कर रहे थे, तो करीब 40 नागरिक शायद हर्षवर्धन मारे गए हैं। जो इस पूरे हमले में मतलब 40 लोग मारे गए, वो नागरिक हैं या उनके सैनिक हैं। बेडरूम से घसीट कर निकाला गया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। ये बताया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, जैसे इराक मतलब जो अमेरिका का दुश्मन है, उसको वो बिल से भी खोज कर निकालेंगे। तो ऐसे एक प्रतीक तैयार किया गया कि उसको देखिए अंदर से निकालते हुए सद्दाम हुसैन को निकाल कर लाए थे, वैसे ही इनको बेडरूम से घसीट कर लाए। ये जो ताकत दिखाने और डराने की है, अब जरा आप सोचिए, ऐसे समय में हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि ये बात सबको समझनी चाहिए कि कैसे भारत को भी डराने की कोशिश की गई ऑपरेशन सिंदूर के बहाने। कि ट्रंप ने कहा इसलिए चीजों को रोक दिया गया, टैरिफ लगा देंगे, सब कर देंगे। भारत नहीं झुका, लेकिन फिर भी भारत में बैठे हुए इस लोग पर भारत को झुकते हुए देखना चाहते थे। हाँ और इस आपने पर अभी, मैंने कहा वियतनाम दौरे को लेकर आपने कुछ बात कही है राहुल गांधी के, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष की इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये कई बार बिल्कुल। मन में आता है। लेकिन जरा आप सोचिए, अब आप थोड़ा सा जिसको कई बार कहते हैं ना कि फिल्मों में पुराना दिखाते हैं, अब हम जरा पीछे चले जाए। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी बददिमागी से भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे थे, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, राहुल गांधी संसद के बाहर कह रहे थे यस, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। यस। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये हमले कर रहे थे और नरेंद्र मोदी भारत के किसानों पशुपालकों के हित के लिए खड़े थे, उस वक्त राहुल गांधी कह रहे थे, कह रहे क्या हो गया, क्यों नहीं हो पा रहा है। यानी भारत जब अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान उस देश के सामने तन कर खड़ा था, तो हमारा नेता प्रतिपक्ष वो कोशिश कर रहा था कि लंगड़ी मार दे, देश के स्वाभिमान को कमजोर करने की कोशिश। और ये पहली बार नहीं था। ट्रंप ने कहा हमने मध्यस्थता कराई, अब तो चाइना भी कह रहा है कि हमने मध्यस्थता कराई, सऊदी अरब ने भी कहा कि हमारे पास भी पाकिस्तान का फोन आया। अरे भाई, जब कोई पिटेगा तो वो फोन अपने आकाओं को, अपने ताकतों लोग करेगा ही करेगा। लेकिन अल्टीमेटली वॉर रुकती तो किससे रुकती? दो लोगों से जो लड़ रहे होते हैं। तीसरे की भूमिका सिर्फ सहायक की, कुछ रास्ता दिखाने की होती। अब इसमें कौन सी कहने की बात है? ट्रंप ने भी बात की, जेडी वैंस का फोन पीएम के पास आया ही था, पीएम ने फोन नहीं लिया, कॉल नहीं ली उनकी। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जो नेता प्रतिपक्ष ने भूमिका निभाई वो खतरनाक थी और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। हम दुनिया के किसी हिस्से में न तो आक्रामक के तौर पर जाने चाहते हैं, न तो हमारे लिए किसी अपने हित के लिए दूसरे के हित को हम कमतर करते हैं, लेकिन हां, अपने हितों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम खड़े होते हैं। हम स्वयमेव मृगेंद्रता वाले देश हैं। हम अपने जो गर्व है उस गर्वानुभूति को हम नहीं जाने दे सकते। वैसे ही ये जो करीब 1000 साल की, 800 साल की गुलामी रही, मुगलों की, अंग्रेजों की, पुर्तगाली, डच, पता नहीं कौन कौन आए, भारत सचमुच सोने की चिड़िया था। हमने उससे निकलकर अपने आप को तैयार किया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जो मैकॉले वाला, जो शिक्षा वाला मसला है, जिसको अगले 10 सालों में दुरुस्त करना है, वो दुरुस्त हो जाएगा तो ये राहुल गांधी की जिस तरह की हरकतें हैं वो और साफ साफ दिखने लगी। मुझे लगता है दुनिया के दूसरे देश भी, और इसीलिए शी जिनपिंग यूं नहीं साथ आ गए। रशिया तो हमारा ऑल वेदर पार्टनर है। और देखिए, ट्रंप के ऊपर तो ये भी सवाल खड़े होंगे कि जब जो बाइडेन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया, अब तो मैं इसको बिना किसी किंतु परंतु के कह रहा हूं, पहले तो ये लगता था बिल्कुल, ये तो साफ है, इसमें कोई छिपी हुई बात ही नहीं है, बिल्कुल साफ है। बात नहीं। अब क्या ट्रंप दुनिया के किसी भी देश में जो कुछ ये कर रहे हैं उसमें तख्ता पलट ही कराते रहेंगे? जो बाइडेन ने भी कराया ट्रंप। तो अगर इसको आप वैसे देखें
तो अमेरिका देश के तौर पर जिस डीप स्टेट की बात की जाती है वो नहीं बदलता है। रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, उनका लक्ष्य एक ही है। और अमेरिका अगर उसका डॉलर डोमिनेंस और ये जो डिफेंस वाला डोमिनेंस, ये जो 2D है, इसमें जो तीसरा डी डोनाल्ड ट्रंप जुड़ा है, तो ये जो 2D के जरिए करने की कोशिश हो रहा है, लेकिन भारत ने उस 3D का असर समाप्त किया। ये बहुत जरूरी है समझना। और मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ये सोचना चाहिए। भारत की अगुवाई की वजह से ब्राजील ने खुलकर कहा, भारत की अगुवाई की वजह से दूसरे देश खड़े हो गए ट्रंप के सामने। अब सवाल यह है कि क्या यह खतरा दूसरी तरफ जा रहा है क्या? क्योंकि अगर ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसमें चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया, फिर कहीं तो कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों ने कहा कि न्यूक्लियर हम खत्म करेंगे, सबने जो ट्रीटी थी उस पर साइन किए, लेकिन कमाल देखिए कि ये लोग अपने हथियार बढ़ाते रहे। रशिया तो कह रहा हमने हाइड्रोजन बम बना लिया, चाइना ने क्या क्या बनाया होगा। ये खतरा अब मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। नहीं, और मैं आपको बताऊं हर्षवर्धन, मैं ये जो एकाधिकारवाद जो अमेरिका के आप कर रहे हैं, मैं लगातार ये बात देखता चला जा रहा हूं कि जो सर्वशक्तिमान होने की बात हो, जो उसने दम्भ पाल के रखा हुआ है। हालांकि अमेरिकन आप पेंटागन की आप एक रिपोर्ट देखें तो उनको लड़ना चाइना से है। उनको लगता है कि उनकी आने वाली लड़ाई चाहे आर्थिक तौर पर हो चाहे दूसरे तौर पर हो, चाइना से है, और उसको लेकर वो करते रहते। भारत एक और मजबूत देश उस तरीके से जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें पूरी उनको क्षमता नजर आती, वो भी बढ़े भी नहीं और उसके साथ उनको दोस्ती भी रखनी। इस तरीके की जो चीजें जो चलती चली आ रही, लेकिन इसके बीच में एक बात समझनी होगी कि ये आपने चूंकि भी ब्राजील का नाम लिया, ये जो देश है वेनेजुएला, इसका बॉर्डर ब्राजील से भी लगता है, इसका कोलंबिया से भी लगता है। तो कुल मिला के धीरे धीरे अगर आप देखें तो अमेरिका जो है एक एक करके जहां पर उसके अपने आर्थिक हित है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब जरा बांग्लादेश पे इसी अंदाज में आते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका अपने संसाधनों की भरपाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है, पूरे दुनिया खुश है, ताली बजा रही ट्रंप को लेकर। यूरोपीय यूनियन या यूनाइटेड नेशन जैसे नाम की तो कोई चीज है नहीं, वो तो अमेरिका का पिछड़कू है, इसमें कुछ अब शक बचा नहीं हुआ है। लेकिन क्या भारत को भी उस तरीके से कुछ करना चाहिए और करने का उसको पूरा अधिकार है, जब वहां पर अल्पसंख्यकों पर इस तरीके से चीजें हो रही। और अभी आपने देखा है कि वो स्टेडियम भारत को लेकर जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, मतलब भारतीय खैरात पर आप बने पले। 71 में जिस तरीके से भारतीय सेना ने आपकी मदद की, भारत सरकार ने आपकी मदद की, आपको उस जुर्म और सितम से मुक्ति दिलाई, उसका सिला ये मिल रहा है। और उसके बाद भारत में ठीक है, बीसीसीआई को पहले जाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या क्रिकेट यार कि उसके लिए जो है शाहरुख खान को अपनी टीम के लिए पाकिस्तानी तो बैन थे, वरना उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होते। और बांग्लादेश के खिलाड़ी को, हफीजुर रहमान को लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं नहीं, सवाल बिल्कुल ठीक बात है। सवाल और मैं संगीत सॉन्ग की भाषा का मैं समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये भाव तो है। और इस नहीं चीज नहीं को ये लेकर क्या भारत के लोगों को अपने आप नहीं सोचना चाहिए था? और उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स आकर बताते हैं कि भारत में मुसलमानों को किस तरीके से देखा जाता है। अरे डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से देख रहा है ये देखिए ना। उसके बाद पूरी एलन मस्क उनके विरोधी माने जाते हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर वहां पर रोड्रिक्स को बना दिया जाता है, डेल्सी रोड्रिक्स को बना दिया जाता है राष्ट्रपति। दूसरे देश में इस तरीके से वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे हुए लोगों को यहाँ पर जो है, मतलब ये क्या, इस मानसिकता को क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसको भी डिकोड करने की जरूरत है और बांग्लादेश पर बात करनी चाहिए हमें। देखिए, बांग्लादेश जिस तरफ जा रहा है उसमें भारत को बांग्लादेश की अगर सरकार बने चुनकर, तो उसके साथ कम्युनिकेशन वाले रिश्ते रखने चाहिए, जो खालिदा जिया के निधन पर श्रद्धांजलि देने गए डॉक्टर एस जयशंकर ने कोशिश की। बांग्लादेश की तरफ से भी उसको रेसिप्रोकेट किया गया है। लेकिन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस और जो जमात और जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादियों की सत्ता है, ताकत जिनके पास है, वो भारत के धुर विरोधी हैं, वो हिंदुओं के धुर विरोधी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। और कई बार मैं कहता हूं कि जब देश के हितों की बात आएगी तो मेरे लिए तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी वो मायने नहीं रखता है। देश की बात मतलब देश की भावना, क्योंकि देश भावनाओं से ही चलता है, बाकी चीजें सब उसके इर्द गिर्द होती। देश की भावना यह है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं होने चाहिए। फिर कोई कह सकता है फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? डिप्लोमेटिकली तो हम बात करेंगे ना।
कल को हमें अफगानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह, पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत पड़ी तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका जैसा देश जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? अमेरिका तो बड़ा ताकतवर है, फिर भी वो ये रिश्ते निभाता है। अमेरिका पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, उसको समर्थन दे रहा है, बांग्लादेश में आतंकवादियों की जमीन तैयार कर रहा है, और उसके बाद मादुरो को उठा लेता है, उसके बाद वो गाजा में पीस प्लान देता है, उसके बाद रशिया यूक्रेन की मीडिएटरशिप करता है। हमारे देश के नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा। और देखिए, नरेंद्र मोदी की विश्व मंच पर भूमिका बड़ी है, ये जो ग्लोबल साउथ है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन देशों का अगुआ नेता है भारतवर्ष। और बांग्लादेश जिस तरह से ये चला है, उसमें आपको याद होगा जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी विल हैंडल बांग्लादेश इशू। उस वक्त ये कहा था ट्रंप, लेकिन ट्रंप का ईगो, ट्रंप का स्वाभिमान, ट्रंप का अहंकार वो दूसरी दिशा में उनको ले गया। अब उनको लगता है इससे कर लेंगे। उनको एक ये भी लगता है कि चाइना बड़ा हो रहा है, भारत भी बड़ी तेजी से हो रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, और हमारे और जर्मनी के बीच में कोई फर्क नहीं है, $4.7 ट्रिलियन, लगभग लगभग 5.25 लाख करोड़, थोड़ा बहुत अंतर है, तो कभी भी हम सरपास कर जाएंगे। 2030 कहा जा रहा है, उससे पहले हम सरपास कर जाएंगे। सवाल यहां यह है कि क्या अमेरिका, उसको लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा होगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, तो उसको यह भी खतरा दिखता है कहीं चाइना नंबर 1 पर जाए और भारत नंबर 2 पर आ गया तो हमारी तो सारी हैसियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, देश के लिहाज से, जिसको मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि उनके पास अपना सब कुछ दूसरों का लेके है। अरे उनके तो खिलाड़ी भी वो अफ्रीका से लेकर दुनिया के दूसरे देशों से होकर अमेरिका का फ्लैग पहन के कहते हैं अमेरिका आगे बढ़ गया। कई लोग कहते हैं ना अमेरिका सबसे, अमेरिका में अवसर है, वो अमेरिका दुनिया को अच्छा लगता है डेमोक्रेसी वाला, लेकिन जो डीप स्टेट वाला अमेरिका है जिसने बांग्लादेश में सब कराया, वो खतरनाक। और हमें मुस्तफिजुर रहमान को जो हटाया है वो पहले होना ही नहीं चाहिए था। बीसीसीआई बेहद गैर जिम्मेदार संस्था, लगातार इतने पैसे पर बैठी हुई है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना था तब भी मैच के लिए यह हवाला देख। जब देश के हितों की बात हो, देश की भावनाओं को, तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ, लेकिन कोई तो पॉलिसी लानी पड़ेगी ना, नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा। आज आप खेल रहे हैं, कल खिलाड़ी हटाएंगे, आज ले लिया कल खिलाड़ी हटाएंगे, परसों नहीं, ये नहीं चल सकता। मुझे लगता है देश को इस वक्त पता होना चाहिए कि हमारी सरकार की और बीसीसीआई की नीति क्या है। नहीं खिलाना ये तो एकदम दुरुस्त काम हुआ। भारत में कैसे वो खेल सकता है? वो आईपीएल खेलेगा, वहां हिंदू, मुस्तफिजुर रहमान से कोई दुश्मनी नहीं। बांग्लादेश का एक बड़ा वर्ग है जो भारत समर्थक है, कल को सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, हमारा वो फ्रेंडली नेशन था। लेकिन आज की तारीख में वो हमारा दुश्मन देश जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसके साथ कोई रिश्ते नहीं, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और बीसीसीआई भी ये कहकर नहीं हट सकता कि जो हम मतलब एक स्वायत्त संस्था है और हम सिर्फ खेल करवाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ पे भी खेल करवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न जो हर्षवर्धन ने उठाया, इसको समझने की जरूरत है कि जब बात भारत की हो, भारतीयता की हो, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता की बात हो, और सबसे बड़ी बात है जिस भावना की बात वो कर रहे हैं उसकी बात हो, तो उस पर फिर कोई भी चीज सामने आड़े नहीं आ सकती है। और ये जो खतरा है दुनिया के सामने, जो ट्रंप के एकाधिकारवाद या अमेरिका के एकाधिकारवाद से बढ़ रहा है, उससे अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा घरेलू पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं हर्षवर्धन। बिल्कुल एक बिल्कुल। बात करें, राहुल गांधी, अभी आपने बताया कि मतलब वो शायद ताइवान गए हुए हैं, क्यों गए हुए हैं, किस लिए गए हुए हैं मालूम नहीं, लेकिन इसी पीछे एक खबर आई कांग्रेस की, असम की जो इंचार्ज बना दी गई हैं प्रियंका गांधी। पर जो भी स्टेट जहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रही होती है, उसमें तमगा धीरे धीरे जो है प्रियंका गांधी की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। इससे पहले आप देख लीजिए कि जो भी स्टेट्स थे, हिमाचल प्रदेश वहां पर हुआ, तेलंगाना में उनकी अपनी अलग भूमिका थी, इस तरीके से अब असम में भी उनको इंचार्ज बना दिया गया है। अभी लोकसभा में उनकी भूमिका एक अलग तरीके से देखी गई थी। चूंकि आपका प्रिय विषय है, मुझे लगा कि इस पर एक बार थोड़ा सा जो है बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये गांधी परिवार के भीतर का संघर्ष है। हालांकि अभी भी मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी तुरंत देने की कोई मंशा है, क्योंकि राहुल गांधी जो कैंप है ना, वो किसी कीमत पर प्रियंका को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब वो आवाज तेज होने लगी है कि भाई, जब तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम चुनाव सिर्फ हारते रहते हो, तो कैसे ये हो सकता है भाई कि सिर्फ चुनाव हारते रहो और उसके बाद कहा जाए कि नहीं बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ो। प्रियंका को कोई ऐसा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि प्रियंका जब बात करती है, प्रियंका जब एक तरह जो सदन में भी जो भाषण वंदे मातरम था, तो उनको लगता है सबको कि शायद ये एक बेहतर विकल्प राहुल गांधी का हो सकती है। और राहुल गांधी तो कुछ ज्यादा ही विदेश में छुट्टियां मनाते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बार ये भी प्रयोग करके देख लेना चाहिए।
तो क्या, लेकिन फिर एक सवाल और उठता है दिमाग में ऐसे बात करते करते, एक बात और आई हर्षवर्धन, चूंकि मैं आज ये जो विषय है फिर से मुझे एक बार जाना पड़ेगा वहां पर वेनेजुएला की तरफ। ये एक खतरा जो बार बार तमाम जो लोग कह रहे हैं कि जो दक्षिण अमेरिकी देश है खासतौर से, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहते हैं ट्रंप। पुतिन चाहते हैं कि वो यूएसएसआर बन जाए, 1991 की तरफ वाली स्थिति होती चली जाए। इन सब परिस्थितियों के बीच में भारत की भूमिका कैसे देखी जा सकती है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारत की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। भारत अपने आप को सशक्त कर रहा है, जो सबसे बड़ी जरूरत थी। दूसरा, भारत उन सभी देशों की आवाज बनकर खड़ा हो रहा है जो विश्व को बेहतर बनते देखना चाहते हैं, जो किसी की कोई ग्लोबल साउथ की आपने बात की, और वो बिल्कुल, जितने बिल्कुल, दक्षिण जो में ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिनको बार-बार कहा जाता है कि विकासशील देश हैं, उन देशों को लेकर। और भारत ने वो काम किया, G20 की जब यहां बैठक हुई थी दिल्ली में, अफ्रीकी यूनियन को उसका परमानेंट मेंबर बनाया। हालांकि ट्रंप ने एक क्रिश्चियन के साथ या कुछ क्रिश्चियन के साथ अत्याचार हुआ ये कहकर वहां नहीं गए वो, और उसके बाद अभी वो जो अमेरिका में बैठक होगी G20 की अगले वर्ष, उसको भी वो नहीं, अफ्रीका को नहीं शामिल कर रहे हैं, अफ्रीकी देशों। लेकिन कमाल ये, बांग्लादेश में क्रिश्चियन मरा उनको नहीं समझ में आ रहा है, बांग्लादेश में हिंदू मरा उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है, भारत को अपनी भूमिका रणनीतिक तय करनी होगी, लेकिन हमारे देश के लोगों को भी, देश के नेताओं को भी यह समझना होगा कि उस भूमिका में वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। देश के तौर पर हमें एक साथ व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन राइशोर, आखिरी खबर तो ये बात करनी ही पड़ेगी। हम्म, इंदौर में गंदा पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। हम्म, जरा सोचिए आप, 100 से अधिक लोग भर्ती हुए और वहां के बड़े नेता जिनको कोई हरा नहीं पाता है, वो अपने बेटे को भी जिता लेते हैं। भाजपा सरकार उनको अधिकतम, उनका बेटा बहुत अच्छा बल्लेबाज है, देखा है ना हाँ, आपने? उसने बल्लेबाजी बहुत की अच्छी थी। बल्लेबाजी कर लेता है वो। मोदी जी की भी आ, वो आ, बल्लेबाजी, आकाश आकाश से ऊंचा है वो। ठीक बात है। तो खुद मोदी खुद जी वो ने भी, मतलब कैलाश पर्वत पे बैठा हुआ आकाश है वो। ठीक बात है। तो मोदी जी ने भी उस बल्लेबाजी की चर्चा सुनी थी, और उसकी सुनते हैं कि बैठक में भी चर्चा हुई थी। लेकिन जरा सोचिए, ये इंदौर के सबसे बड़े नेता हैं, और मैंने बार बार कहा, जिस तरह का वो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो अहंकार दिखा, उसके बाद मैंने देखा कि वो पीआर एक्सरसाइज भी चल रही कि कैलाश जी तो बहुत अच्छे, कैलाश जी सबसे जुड़े। अरे भाई, जीत रहे हैं तो जुड़े ही होंगे। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे नेताओं को जनता वो जिता कर भेजती है और भाजपा मंत्री बना देती है। लेकिन उसके आगे की बात है जिसकी चर्चा कम हो रही है। उज्जैन मुख्यमंत्री का शहर है। इंदौर उज्जैन की दूरी 60 किलोमीटर की, मेरे ख्याल से इतनी ही है, एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन देखिए, इतनी। और मुझे जो जानकारी मिली कि जो कमिश्नर है इंदौर का, वो किसी की सुनता नहीं। अब तो शायद हटा दिया गया। अभी उज्जैन, इंदौर का कोई प्रभारी मंत्री नहीं बनाया गया, और जाहिर है जैसे विभाग में होता है वैसे ही, जब प्रभारी मंत्री नहीं है तो खुद मुख्यमंत्री जी इंदौर के प्रभारी मंत्री। कैलाश विजयवर्गीय ने जो किया, वो कतई मंत्री पद पर रहने के लिए योग्य नहीं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव को पद पर रहना चाहिए? क्या जिस जहां वो स्वयं है, अभी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ भी होगा, क्या उनको रहना चाहिए? और इंदौर ने बड़ी मुश्किल से वो मुकाम हासिल किया है जिसको लेकर बार बार चर्चा होती है। देश का सबसे स्वच्छ शहर, देश के सबसे स्वच्छ शहर में गंदा पानी पीकर, जहरीला पानी पीकर लोगों की जान चली जाए, और उसके बाद हम कहें कि नहीं, कोई उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं? मुझे लगता है इस नजरिए से भी इसको देखा जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अलग अलग आपको कॉन्ट्रास्ट लग रहा होगा आज की बात सुनते हुए, लेकिन दुनिया के मोर्चे पर हम देश की तरह एक साथ मजबूती से खड़े हों, ये बहुत जरूरी है। और देश के मोर्चे पर अगर हमारे नेता गैर जिम्मेदार हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्षों की जो मेहनत, वैचारिक तौर पर देश, लेकिन अगर इस तरह की चीजें चलेंगी तो फिर जनता का मन खराब होने में समय लगता है। और तब लोकतंत्र में बहुत जनता, कांग्रेस से टूटी थी ना, तो मिली जुली सरकारों का दौर चलने लगा था। तो जरा ये भी याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये देश के तौर पर कैसे व्यवहार करना है, और देश के अंदर जो लोकतांत्रिक जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, और जो राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर
व्यक्तियों को, जो नागरिक हैं, उनको सारी चीजें सही तरीके से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, उनके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसको, दो चीजों को बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। लेकिन इंदौर में जो कुछ हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय अपने बड़बोलेपन के लिए, अपनी बेहूदगी के लिए पहले भी जाने जाते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, और पश्चिम बंगाल से उनको क्यों हटाया गया वास्तविक रहस्य है, उस पर क्या चर्चा की जाए। भाई पश्चिम बंगाल में अब चुनाव है, तो इतना उनका अनुभव था, तो वहां पर उस अनुभव का इस्तेमाल करना चाहिए था, निभाना चाहिए तो था वहां जी। पर वो नहीं रहे। उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग देखते रहे थे कि भाई शिवराज चौहान हटेंगे। जब शिवराज चौहान थे तब भी वो मुख्यमंत्री के रेस में थे, इससे पहले उमा भारती थी तब भी वो मुख्यमंत्री की रेस में थे, बाबूलाल गौर थे तब भी वो मुख्यमंत्री की रेस में थे, और ऐसा माना जाता है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब भी माने जाते हैं मौजूदा। कई लेकिन लोग इसके, कहते हैं कि बहुत कुंठा में है, कुंठा की वजह अरे से उनका भाई, तो इसलिए ये सब। कुंठित कुंठित लोग को घर पे बैठा लो भाई। ऐसे कुंठित लोगों की कुंठा इस तरीके से सड़कों पर निकले कि वो कुंठा जो है क्या लोगों की जान पर आएगी। सवाल ये है कि जिस वंशवाद और तमाम चीजों की बात होती है, आकाश विजयवर्गीय क्या है? उसी वंशवाद का जागता नमूना है ना वो। मतलब ये कह के भाजपा नहीं बच सकती है कि भाई ठीक है हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन नहीं तय कर सकते हैं, पर अगर इस तरीके से वहां पर एक पूरा अधिनायकवाद चल रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बाकी आते हैं जरा मोहन यादव पर। मोहन यादव बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंदौर, जिसके वो एक तरीके से प्रभारी, जो कमिश्नर, सब कुछ उन्होंने, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय और उनके बीच की अपनी एक अलग तरीके की राजनीतिक खींचतान है, वो आप जानते ही हैं, होता है, स्वाभाविक है, राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके एक बड़े आका है, दिल्ली का पर्यावरण उनके हाथ में था। बाद में उन्होंने बताया कि एक्यूआई जो है भूपेंद्र यादव जी की, हमने इससे ज्यादा नहीं जाने दिया। तो यहां पर जो है हवा जहरीली। इंदौर में मोहन यादव जी जो है वो पानी साफ नहीं दे पा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय की उसके बीच में इस तरीके की बयानबाजी आती है। मेरे कहने का आशय यह है कि ये देखना पड़ेगा कि जब आप पपेट की तरीके से लोगों को बनाएंगे, ये शब्द थोड़ा लोगों को लग सकता है कि भारी है, लोकतंत्र में वो भी विधायक थे, बनाए जा सकते थे, लेकिन क्या वाकई वो उस पद के योग्य थे या नहीं थे, ये चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए सोचने का समय है कि आप लोगों को वहां पर बैठा तो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपकी हुक्म ना करें, जी हुजूरी करते रहें, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इतने समय का संघर्ष किया है, उसको वो कायम रख पाएंगे? उस वैचारिक अधिष्ठान को वो बरकरार रख पाएंगे? जिस सुशासन की बात करते हैं, जो एक लंबी लाइन खींचने की बात थी, वो कर पाएंगे? तो ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। इनके साथ ही मुझे लगता है कि अब हम लोग को हर्षवर्धन विदा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।